तो ना ये हमारी प्रीवियस बैच की जो हमारा बैच चल रहा है इसकी लास्ट क्लास है। देखिए मैंने आप लोगों को नहीं है, आप इसी यूटिलिटी के हेल्प से आप आसानी से अपने पास में जो रिटर्न है वो फाइल कर सकते हैं टीडीएस की। ठीक है, हमको क्या करना है, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है। हमारे पास में जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर है वो हमारा 25-26 चल रहा है, तो हम फॉर द टाइम ही हम 25-26 सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब वो बोल रहे हैं कि सिलेक्ट, पहले आप सही से क्वार्टर सिलेक्ट कर लीजिए। हम ठीक है 25 हम फर्स्ट क्वार्टर सिलेक्ट कर लेते हैं अपने पास में। आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर चूज कर लेना है, उसके बाद हमने क्वार्टर 1 चूज कर लिया है। फिर आपको यहाँ पर डिटेल चूज कर डिटेल फिल करनी है कि आप जिसका ये रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसका आपको 10 नंबर भरना है। तो आपको 10 लेने का प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मैं आप यहाँ से लॉगिन डिटेल फिल कर रही हूँ। क्वार्टर में सेट कर लिया है हमने, परमानेंट अकाउंट नंबर यहाँ पर 10 के साथ में पेन नहीं भरना है। अच्छा मैं एक बात बता देती हूँ यहाँ पे, जब हम जो डिडक्टर जो हमारे पास में जो ये फॉर्म आया है इससे हमारे पास में मैंने आपको बोला कि आपको एक्सेल शीट पहले से प्रिपेयर करके चलनी है। ठीक है, तो आपके पास में जिस भी कंपनी का, जिस भी फॉर्म का, जिस भी हमारे पास में बिजनेस एंटिटी का आप टीडीएस फाइल कर रहे हो, पहले तो आपको टाइप ऑफ डिडक्टर यहाँ पे चूज कर लेना है कि ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। जब बाद में हम फॉर्म प्रोसीड करेंगे तो हमको समझेगा कि वहां पर कुछ डिटेल अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या स्टैट्यूटरी बॉडी के लिए टीडीएस रिटर्न भरते हैं तो वहां पर कुछ इंक्लूसिव एक्सक्लूसिवली कुछ डेटा प्रोवाइड करना होता है। अभी हम देख लेते हैं कि अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एचयूएफ या इंडिविजुअल या फर्म है तो हम उसको यहाँ पे चूज कर लेते हैं। नॉर्मली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए चूज कर लेते हैं और उसका पेन नंबर यहाँ पे डाल देंगे। मैं एक रैंडम पेन नंबर डाल देती हूँ जस्ट टू प्रोसेस। फिर उसके बाद में देखते हैं कि इज दिस अ रिवाइज रिटर्न, नो, तो आपको यहाँ भरने की जरूरत नहीं है। अपडेट, आपको कुछ और भी यहाँ पे डेटा फिल करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे सामने फॉर्म में जो भी स्टार मार्क्स देख रहे हैं वो आपको कंपल्सरी भरना है। अगर आपको कोई विंडो ओपन नहीं दिख रही है, ग्रे फील्ड में है, तो आपको उस फुल इन्फॉर्मेशन को भरने की जरूरत नहीं है। आप आगे प्रोसेस करते जाएंगे टैब की हेल्प से और आगे बढ़ते जाएंगे। हमने यहाँ पे टैब की हेल्प से आगे आ गए, यहाँ पर आ गया हमारे पास नेम भर देना है तो मैं भर दे रही हूँ अपना ही नाम। ठीक है जी, फिर उसके बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। ब्रांच, क्या मेरी ब्रांच है? नहीं है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, फ्लैट नंबर, आप एड्रेस को मिला के एड्रेस भर दीजिए। तो मैं यहाँ पर थोड़ा जल्दी से कोई आगे बढ़ा रही हूँ कुछ मैम। ये ब्रांच, ये मैम ये ब्रांच नहीं समझा मैं, ब्रांच क्या? ब्रांच अगर आपकी डिवीजन या ब्रांच है, मतलब मान लेते हैं क्या होता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो बिजनेस एंटरप्राइज होता है उसकी हो सकता है कि मल्टीपल ब्रांचेस हों। मल्टीपल ब्रांचेस जब आप अलग अलग स्टेट में लेते हैं तो आपको अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग जीएसटी नंबर देने होते हैं, है ना। जीएसटी नंबर हर स्टेट का अलग आपको लेना पड़ता है। आप एक ही स्टेट में रहकर भी मल्टीपल जीएसटी नंबर ले सकते हैं, लेकिन जो पैन नंबर होता है वो एक ही होता है। तो इसीलिए आपको बताना होता है। आप नीचे आगे देखेंगे, यहाँ पर देखिए जीएसटी नंबर की डिटेल जाती है, आपको जीएसटी नंबर यहाँ पे डालना होगा। सबसे लास्ट में आप सेकंड पॉइंट में यहाँ पर देख रहे हैं जीएसटी नंबर आपको यहाँ पे फिल करना होता है। लेकिन अगर आपकी मान लेते हैं कि मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आपको बस स्पेसिफाई करके बताना है कि हाँ आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। ठीक है, इफ एनी तो आप हाँ बोल दीजिए कि हाँ आपकी मल्टीपल ब्रांचेस हैं। आप मल्टीपल स्टेट्स में काम कर सकते हैं या फिर एक ही स्टेट में रह के आप मल्टीपल ऑफिसेस आपके हो सकते हैं। तो आपको स्पेसिफाई करना है और लोड लेने की इसमें कोई बात नहीं है, बस आपको बताना है हाँ या ना। ठीक है, अच्छा अगर मैं पर इसको यस करता तो फिर वो और सारा डिटेल मांगता। मैं आपको यहाँ पे यस करके बता रही हूँ, कुछ नहीं मांग रहा है। अच्छा ठीक है, ये जस्ट लाइक इन्फॉर्मेशन। और एक क्वेश्चन है मैम, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया, मैंने उसका बैकग्राउंड भी आपको बताया कि आपके जीएसटी नंबर हो सकता है ना कि आपके बहुत सारे मल्टीपल ब्रांचेस हों, उसके मल्टीपल जीएसटी नंबर हों। क्योंकि हमारे पास में जो टीडीएस, जैसे हमारे पास में जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, बेसिकली टीडीएस का पर्पस क्या होता है? टीडीएस का जो सोल पर्पस होता है टू क्लेम एक्सपेंस होता है फॉर द पर्पस ऑफ डिडक्टर। डिडक्टिव को क्या होगा, उसका क्रेडिट मिलेगा, लेकिन डिडक्टर उसके एवज में क्या कर सकता है, एक्सप्लेन जो अपना एक्सपेंसेस है वो क्लेम कर पाएगा। अगर आप किसी का टीडीएस डिडक्ट करते हो और डिपॉजिट नहीं करते हो तो आपको पेनल्टी लगती है, ये हम सबको पता है। लेकिन अगर आप किसी का
टीडीएस डिडक्ट ही नहीं करते हो तो आपको 30% ऑफ दैट एक्सपेंस डिसअलाउ हो जाएगा। इसीलिए हमको पहले से बताना होता है कि अगर आप मल्टीपल लोगों के टीडीएस डिडक्ट कर रहे हो तो हो सकता है वो अलग अलग ब्रांच ऑफिस में आपके काम करते हो या अलग अलग ब्रांच ऑफिस में आपके एक्सपेंसेस हो अदर देन सैलरी वाले, तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि हाँ हमारे पास में मल्टीपल ब्रांचेस हैं, जैसे कि बाद में जब आपका जो नेक्सस जब गवर्नमेंट करेगी, जब डिपार्टमेंट आपका नेक्सस करेगा तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी कि हाँ भाई उनका बिजनेस जो है वो मल्टीपल ब्रांचेस की वजह से फैला हुआ है, अलग अलग लोग आपके नाम से आपके 10 की हेल्प से क्रेडिट लेंगे टैक्स में अपने पास में जब इनकम टैक्स पे करेंगे, तो वो नेक्सस जो क्रिएट होगा वो क्लैरिटी के साथ होगा। सिर्फ इसीलिए ब्रांचेस को हम यस या नो करते हैं और कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर अगर मैम जीएसटी नहीं है तो कोई बात नहीं है। थैंक यू मैम। ओके, यहाँ पर स्टार मार्क तो है नहीं ना। तो हमारे पास में क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है कि आप सबको पता है, किसी का पर्टिकुलर्स ऑफ डायरेक्टर बनना सुपर इजी टास्क है, ठीक है। फिर अगर आप कंपनी है, जैसे मैं यहाँ पर इंडिविजुअल एचयूएफ की जगह पे कंपनी भरती, तो अगर हमारी कंपनी होती तो कौन इस फॉर्म को फाइल कर रहा है उसकी डिटेल लेनी है कि कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है। क्यों ये देना जरूरी है? क्योंकि उसकी जैसे हमारे पास में कोई कंपनी होती है तो उसका सीएफओ या फिर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीईओ या सीएफओ भर रहे होते हैं या फिर कोई अकाउंटिंग हेड भर रहा होता है, तो उसकी डिटेल लेनी यहाँ पर जरूरी होती है। हम यहाँ पर इंडिविजुअल का भर रहे हैं तो आप सेम ऐसा वर्क करके क्या कर सकते हैं, जो डेटा आपने ऊपर भरा है वो कॉपी पेस्ट होकर नीचे आ जाएगा, ठीक है जी। हाँ जी, अब हमको लास्ट लिखना है कि भाई यहाँ पर अगर आपका एड्रेस चेंज हुआ है तो आपकी डिटेल भरनी है, हमारा एड्रेस चेंज नहीं हुआ है तो हम नो कर देंगे। फिर उसके बाद में है सेवरल स्टेटमेंट फॉर फॉर्म 24Q फाइल फॉर अर्लियर पीरियड, यस हमने भरा है तो आप क्या करना है यस, और आपने जो भरा हुआ है तो उसकी हमको रिसीट नंबर यहाँ पर देनी है। तो हम रिसीट नंबर हम कहाँ से लाएंगे, क्या हमको याद करनी है? नहीं, आपको याद नहीं करनी है। आप क्या करेंगे, 10 से लॉगिन करेंगे इनकम टैक्स पोर्टल पे, मैं आपको 2 मिनट में बताती हूँ अभी। आप 10 से लॉगिन करेंगे, वहां पर आप क्या करेंगे अपने पास में व्यू फॉर्म्स में जाके और हम देख लेंगे कि भाई हमारे पास में जो प्रीवियस रिटर्न हमने फाइल की थी उसका आरआरआर नंबर क्या है, उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा ये फर्स्ट पेज जो है फॉर्म का वो फिल हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मैं ये वाला जो हमने यहाँ पे बताया रिसीट नंबर ऑफ अर्लियर स्टेटमेंट जो है मैंने आपको बता दिया सिर्फ वर्बली, मैं आपको अभी इनकम टैक्स पोर्टल पे ले जाऊंगी तो मैं दोनों चीजें दिखाऊंगी क्योंकि वहां पर मुझे आपको CSI फाइल भी डाउनलोड करके दिखानी है। मैं वो क्या होता है, वो जो भी आपने टीडीएस के चालान डिपॉजिट किए ना बेटा, तो उसका क्या होता है, उसको पीरियड वाइज आप क्या कर सकते हैं, चालान का एक अपने पास में हमको फाइल क्रिएट करनी होती है, फाइल डाउनलोड करनी होती है और उसको हम अपने पास में अपने फॉर्म में अपलोड करनी होती है, जिससे कि जो आपकी FVU यूटिलिटी होती है, जो आपकी फाइल बनेगी FVU फाइल बनेगी, उसका कंटेंट कंप्लीट हो पाएगा। अभी आपके सामने आरपी यूटिलिटी है, 2 तरीके की फाइल होती है, आरपी यूटिलिटी जिसमें हम कंटेंट भरते हैं, FVU यूटिलिटी या FVU फाइल जो वो फाइल जो आरपीयू यूटिलिटी को हम कन्वर्ट करते हैं जिससे कि हम आगे टीडीएस रिटर्न को प्रोसेस कर पाए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चालान की डिटेल आपको फिल करनी, हमारा फॉर्म कंप्लीट हो गया फर्स्ट पेज। देखिए मैं यहाँ पर आपको जो जैसे बता रही हूँ ना, तो जो हमारे मैं आपको 24Q बता रही हूँ, ठीक है। 26Q में भी सेम इंफॉर्मेशन ही भरनी है, 26Q में भी भरने का जो पैटर्न है वो 99% सेम ही है, तो इसीलिए सारे लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। बाद में मुझे ये नहीं सुनना है कि मुझे तो ये समझा ही नहीं, मैं कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। 24Q के लिए 192 सेक्शन था, फिर आपने अदर देन सैलरी वाले जो 194I 194C 194J जो आपने हमको बताए थे, 94J उसका कोड था, 94C उसका कोड था, उसके लिए हम चालान में जब डिटेल भर रहे हैं तो वो कंफ्यूजन हो रही है, नहीं होगी कंफ्यूजन, ठीक है। सिर्फ हम क्या करेंगे, फोकस से फॉर्म देखेंगे, चालान देखेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट डिडक्टिव की डिटेल भी बहुत आराम से एक कॉलम आराम से देखेंगे, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सुपर डुपर इजी फॉर्म है, ओके। चलिए हम आते हैं चालान पे। चालान हम कैसे इसका इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको ये बताया है इसके साथ में मैं आपको एक चालान की वो बताती हूँ। पहले मेरे पास में एक्सेल शीट पड़ी होगी, मैं आपको वो दिखाती हूँ कि कैसे आपको एक एक्सेल शीट जो है वो बना लेनी है, चालान की सारी डिटेल भर लेनी है। चालान में हमारे पास में क्या क्या डिटेल होती है बताओ तो। चालान में हमारे पास में होता है कि हमारा जो डिडक्टिंग है उनकी हम डिटेल टाइप करते हैं,
ठीक है, उनका पैन नंबर टाइप करते हैं, उनका बीएसआर कोड जो हमारे बैंक का होता है वो टाइप करते हैं, जो हमारे चालान नंबर होता है वो उसमें स्पेसिफाइड होता है, तो उसकी डिटेल भी हम क्या करते हैं एक्सेल शीट पे जनरेट कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को एक चालान भी शेयर किया हुआ था फॉर द पर्पस ऑफ डेमो कि देखो चालान ऐसे ऐसे होता है जब आप अपने पास में किसी का टीडीएस डिपॉजिट करते हैं तो चालान कैसे जनरेट करते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था एक सेक्शन के डिपॉजिट के लिए एक ही चालान जनरेट होगा। सपोज करिए जैसे अभी हम देख रहे हैं 24Q, तो उसमें फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी डेज 24Q इज फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी, तो उसमें जो चालान होगा ना वो आप क्या कर सकते हैं, वो आराम से आप हर महीने का चालान जो होगा वो मल्टीपल डिडक्टीज का एक ही चालान भर सकते हैं, क्योंकि वो तो सारे के सारे आपके पास में 13 एम्प्लॉई है, 13 एम्प्लॉई के लिए जो टीडीएस आपको डिपॉजिट करना है वो एक ही चालान के थ्रू जा सकता है। लेकिन जब आप 26Q फाइल करते हैं ना तो उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास मल्टीपल चालान होते हैं, इसीलिए क्योंकि हमारे पास में वहां पर क्या होता है, वहां पर अलग अलग सेक्शन के लिए जैसे अब 94C, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए वहां पर हमारे पास में 94C फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, अगर हमने कॉन्ट्रैक्टर के लिए आप चालान डिपॉजिट करना चाहते हैं, टीडीएस डिपॉजिट करना चाहते हैं, तो वहां पर 194 के जितने भी पेमेंट्स हैं वो एक ही चालान में जाएंगे। फिर आपको 194J में भी आपने पेमेंट कर रखी है, मान लीजिए किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करी है, किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने पेमेंट करी है, तो 194C के लिए आपको अलग चालान देना पड़ेगा, 194J के लिए आपको अलग चालान देना पड़ेगा, 194N अगर आपने 1 करोड़ से ज्यादा पैसा विड्रॉ किया है अपने बैंक अकाउंट से तो आपका जो टीडीएस डिडक्ट होगा उसके लिए चालान अलग जाएगा, है ना। तो आपका जो क्योंकि आपका टीडीएस आपका ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है वो बैंक करेगा, वो अलग मैटर है, लेकिन जो सारा मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ वो सिर्फ यही आपको माइंड करना है कि अगर आपका एक सेक्शन है तो उसके लिए एक चालान होगा, मल्टीपल सेक्शन है तो सबके लिए अलग अलग चालान होंगे। अभी हम 24Q की बात कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा, अगर हमारे पास में 25 एम्प्लॉय है, 100 एम्प्लॉय है, उसका एक ही चालान होगा, लेकिन जब हम इनेक्शन फाइल करेंगे, इनेक्शन में डिटेल डालेंगे तो उसमें सारे डिडक्टीज की, सारे एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉय कोड के साथ में, एम्प्लॉय के पेन नंबर के साथ में, एम्प्लॉय का जो टोटल ग्रॉस सैलरी, नेट सैलरी, अमाउंट ऑफ टीडीएस, सेस, सरचार्ज, वो सारी चीजें हम अलग करेंगे, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, बारी चालान देख लेते हैं, चालान की कॉपी मतलब चालान की एक्सेल शीट जो मैंने आप लोगों के लिए रखी हुई थी। चलिए पहले एक बार चालान देख लेते हैं, फिर हम देख लेते हैं एक्सेल शीट। ओके, जून 24 का चालान है ये, 194I रेंट की पेमेंट के लिए टीडीएस डिडक्ट किया गया है। माधव लाल कोडवानी ये हमारे एसएससी हैं, उनका टैग नंबर स्पेसिफाइड है। हाँ जी देखिए ध्यान से, ये हमारी चालान रिसीट है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रिसीट। चालान 280 जो होता है वो हमारा एडवांस टैक्स के लिए होता है, ये 281 है फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस। ओके, फिर हमारे पास में यहाँ पर स्पेसिफाइड है उनका टैग नंबर, ये माधव लाल कोडवानी है, हमारे एसएससी का नाम है। ये उन्होंने क्या भरा है, अदर देन कंपनी, मतलब ये क्या है, नॉर्मल टैक्स पेयर है। फिर उसके बाद में ये उन्होंने भरा है, क्या भरा हुआ है, टीडीएस टीसीएस पेबल बाय टैक्स पेयर 200 याद रखेंगे क्योंकि ये हमको फॉर्म में काम आएगा। फिर उसके बाद में 94I क्यों है, ये 194I का क्या है, शॉर्ट फॉर्म है, तो 94I। ओके, अमाउंट कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ है 3500। सिन नंबर ये तो हमारे को डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा बैंक रेफरेंस नंबर, देखिए बैंक रेंज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक रेफरेंस नंबर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, डेट ऑफ डिपॉजिट इसकी जरूरत पड़ेगी, बीएसआर कोड इसकी जरूरत पड़ेगी, चालान नंबर इसकी जरूरत पड़ेगी, टेंडर डेट इसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हमारे पास में यहाँ पर जो ये डिटेल दी है, क्या मैम इसकी जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। क्यों पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपका टैक्स है तो ठीक है, आपका अगर साथ में सरचार्ज है, मैम सरचार्ज कहाँ होता है, अगर आप किसी नॉन रेसिडेंट को पेमेंट कर रहे थे, किसी ने तो मेरे से पूछा था कि मैम 27Q भी बताओगे क्या आप, अगर 27Q आप देखेंगे तो 27Q जो होता है वो एनआरआई की पेमेंट के लिए होता है। एनआरआई की जब आप टीडीएस मतलब टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो उसका हम सरचार्ज भी डिडक्ट करते हैं, उसका हम सेस भी डिडक्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया जब आप एनआरआई की पेमेंट करते हैं तब हम उनका क्या करते हैं, सेस भी डिडक्ट करते हैं। इंटरेस्ट पेनल्टी जो होती है वो डिले पेमेंट पे आ जाती है, ठीक है। तो इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पेनल्टी, फिर हमारे पास है फी अंडर सेक्शन 234E, अगर आपने डिले इन पेमेंट ऑफ टीडीएस कर दिया, डिले इन फाइलिंग और रिटर्न कर दिया। फिर उसके बाद में हमारे पास में पूरा का पूरा टोटल का टीडीएस का अमाउंट आ जाता है, ये पूरा इसका पूरा टोटल है 3500, और बस ये हमारा चालान यहाँ पे खत्म हो गया। What is the percentage of cess to be deducted?
सर सेस बेटा वो होता है, जैसा हमारे पास 4% सेस है, 4% इनकम टैक्स का परसेंटेज है फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग इनकम टैक्स, और इनकम टैक्स टीडीएस भी इज आल्सो इनकम टैक्स, और डिफरेंट मेथड ऑफ कलेक्टिंग टैक्स ऑफ समबडी एल्स, तो वो सेस जो है वो सेम ही है 4%। ओके, थैंक यू। ओके। एंड लास्ट में 234E बोल के जो बताया, इसका अगर क्वार्टरली फाइलिंग हम मिस कर देते हैं तो उस पर कुछ पेनल्टी जनरेट हुआ तो ये सेलेक्ट करके पे करना है। 200 पर डे। हाँ, so it's covered under 234E। 234E सेक्शन में जाना है आपको। तो नहीं, ये सेक्शन में जब हम पे करते हैं इंस्टेड ऑफ टैक्स के प्लेस पे ये सेलेक्ट करना है। देखिए इसमें यहाँ पेनल्टी अलग होती है, फी अलग होती है। फी जब आप डिले करते हैं रिटर्न फाइल करने में, ठीक है, जब आप मान लेते हैं, ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि हमको याद ही नहीं रहा किसी का टीडीएस डिडक्ट करना। जब हमारा ऑडिट हुआ तब हमारे सीए ने बताया कि अरे वो आपने एडवर्टाइजमेंट की जो 40,000 की पेमेंट की थी उसमें तो आपने क्या है उसका तो टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, हेंस आपकी जो 40,000 जो आपने पेमेंट करी है उसका जो आपका 30% है वो डिसअलाउ हो जाएगा एक्सपेंस। तो ऐसा नेसेसरी वो बोलते हैं अरे बाप रे मैंने तो गलती कर दी। अब वो अप्रैल मंथ का था, तो आपने ऑब्वियसली जब आपने उसका टीडीएस नहीं डिडक्ट किया है तो नहीं पेमेंट किया होगा, ना ही आपने क्वार्टरली उसमें डाला होगा, क्वार्टरली स्टेटमेंट में भी नहीं डाला होगा, तो आपको क्या लगी, वहां पर लगी फी। पेनल्टी आपको तब लगती है जब आपने डिडक्ट किया लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है। बट इंटरेस्ट पे कर सकते हैं ना आप, जो पॉइंट इंटरेस्ट आपको लगता है 1% पर मंथ के हिसाब से, 1.5% पर मंथ एंड पार्ट ऑफ द मंथ। Then got it, please continue. ओके, तो हमारे पास में मैंने आपको सिर्फ चालान इसलिए बताया सारे स्टूडेंट्स को, रिमेनिंग स्टूडेंट्स की मेमोरी में आना चाहिए कि मैम आपने ये हमको जब बताया था आपको पूरा याद है। अब हम देखेंगे कि हम ये एक्सेल पे ये डेटा कैसे मेंटेन करेंगे, क्योंकि जब हम आरपीओ में फाइल करेंगे तो हमारे पास में सीधा आपको कॉपी पेस्ट ही मारना है। क्योंकि जब मैंने आपको लास्ट क्लास में किसी ने मुझसे पूछा था, जो मैं आपको कंटिन्यू बार बार इस बात को बोल रही हूँ कि मैम हमारे पास में तो बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, और फिर जब हम उसको फाइल करेंगे तो हमारे पास में एरर आ जाती है, नहीं होती है कभी एरर। सिर्फ आपको एक्सेल पे डेटा बिल्कुल एक्यूरेटली मेंटेन करना है, फिर आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट ही मारना होता है और कुछ नहीं करना होता, और सबसे इजी टास्क होता है वो। मैं बता रही हूँ, वैसे आपको चालान बता दिया कि आपने चालान लिखा। अब हम देखते हैं एक्सेल शीट पे, चलिए देख लेते हैं। मेरे पास में एक आया तो बट ये सैलरी का नहीं आया, अदर सैलरी का आया, बट दैट्स ओके, हम फिर भी कम से कम रेफरेंस को ले सकते हैं जिससे हम आगे बढ़ पाए। देखिए वो एक्सेल शीट मेंटेन करनी है, वो कुछ इस तरीके से करनी है। चालान सीरियल नंबर, ओके, चालान सीरियल नंबर, ये सेक्शन कोड 194 सी दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 192 भरना है। फिर उसके बाद में इनकम टैक्स, भाई आपको कितना आपका इनकम टैक्स पेबल बना है, या फिर आप कह सकते हो इनकम टैक्स टीडीएस कितना बनना है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4% ऑलवेज। फिर इंटरेस्ट लेट फीस 234E की यहाँ पर लेट फीस आ रही है। अदर्स टोटल टैक्स डिपॉजिट आपने कितना किया है, चेक नंबर या डीडी नंबर, डीएसआर कोड, ये मैंने आपको ऑलरेडी जो मैंने आपको चालान में दिखाया था वो यहीं पर वो डेटा मैंने क्या किया है, सिर्फ मेंटेन किया है फॉर द पर्पस ऑफ आपकी आरपीओ फैसिलिटी, जिससे कि आप सीधा कॉपी पेस्ट कर पाओ। ओके, डेट ऑन दिस टैक्स डिपॉजिट मैंने आपको बताया, चालान में बताया, ये आपका बैंक चालान नंबर या फिर ट्रांसफर नंबर, फिर की भाई एंट्री बुक एंट्री नहीं है। मैंने जब आपको फॉर्म का फर्स्ट पेज दिखाया, मैंने वहां पे बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट वाले जो टीडीएस रिटर्न्स होते हैं उसमें क्या होता है, बुक एंट्री से एडजस्ट करते हैं टीडीएस, तो उनको भरना होता है, हमको हमेशा नहीं भरना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, माइनस रेट ऑफ चालान 200 आपको भरना है फॉर द पर्पस ऑफ कि भाई आपका ये जो नॉर्मल आपने नॉर्मल रिटर्न भर रहे हो, रेगुलर रिटर्न भर रहे हो उसके लिए है, या फिर आपको कोई डिमांड आई थी उसकी वजह से भर रहे हो। जब डिमांड आती है और फिर हम टीडीएस फाइल कर रहे होते हैं तब वहां पर 200 की जगह 400 भरते हैं। हम अभी आरपीओ में देखेंगे। फिर इंटरेस्ट डिडक्टी का या फिर अदर्स, ये हमने रेफरेंस के लिए भर दिया है। अब आपने ये पूरा देखा कि हम इस तरीके से एक्सेल का डेटा जो है वो हमने मेंटेन कर लिया। अब वापस चलते हैं अपने पास में आरपी यूटिलिटी के पास में। मैंने आपको एक चालान दिखाया था, ठीक है। आपको क्या करना है, एड रोज, आपके पास में जितने चालान हैं, ठीक है, जितने चालान, जैसे हर महीने का हमारे पास में टीडीएस फॉर द पर्पस ऑफ सैलरी हर महीने का एक चालान तो होता ही है। जैसे अप्रैल है, अप्रैल का आपकी सैलरी
हाँ, ड्यू हो गई, पेबल हो गई, आपने पे कर दी और अगले महीने की 7 तारीख से पहले आपने टीडीएस डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट कर दिया, एक चालान में आपने अपने मान लीजिए 13 एम्प्लॉइज है, उनकी डिटेल फिल करके और वो फिल कर दिया और सामने टीडीएस भर दिया 192 में। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे चालान कितना गया, एक चालान गया अप्रैल का, एक चालान गया मई का, एक चालान गया जून का। अप्रैल मई जून 3 चालान गए हमारे। से यस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, 3 अपने पास में रोज ऐड कर दिए हैं 3 चालान की डिटेल भरने के लिए। अप्रैल मई जून 3 भरने के लिए हमने 3 जैसे ही कर लिए, ओके कर लिए। हमारे पास में क्या होगा, ऑलरेडी ये रो जो है नई हमारे पास में आ जाएंगी। जो हमारे पास में व्हाइट शीट्स आ रही है, जैसे कि अब टीडीएस हमारे पास में आ रहा है कि भाई आप चालान नंबर 1, चालान 2 और चालान 3 तीनों की डिटेल फिल कीजिए, ठीक है। तो हमारे पास में पहले 13 एम्प्लॉइज थे, हमने टीडीएस डिडक्ट किया था 1,34,000, ठीक है जी। फिर उसके बाद में हमने दूसरा जो चालान था उसके बारे में हमारे पास में एक एम्प्लॉय कम हो गया, नेक्स्ट क्वार्टर में एक एम्प्लॉय कम हो गया तो 1,20,000, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वार्टर में एक एम्प्लॉय और कम हो गया, 10,000। हमारे पास 3 चालान की डिटेल गई, ओके। उसमें सरचार्ज, एजुकेशन सेस, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टीज कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, इट इज नॉट देयर। अगर है तो हमारे पास में सबसे ज्यादा कौन सी केसेस होती है, डिले के केस में पहला। दूसरा, जब आप एनआरआई की क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल कर रहे होते हैं तब हमारे पास में 100% जो होता है एजुकेशन सेस होता ही होता है, क्योंकि उसकी जो हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे होते हैं तो वो इंक्लूडिंग सेस डिडक्ट करते हैं, क्योंकि वो तो अपने पास आईटीआर फाइल करेंगे नहीं, वो तो अपने पास टैक्स डिपॉजिट करेंगे नहीं, तो उनके पास में होता है। हमारे पास में 24Q में हमको ये सब कुछ भरने की जरूरत नहीं होती है जब हम रेगुलर रिटर्न पे चल रहे होते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे तीनों चालान में भर दिए, हमारे 30,000, हमारे 20,000, 11,000 के हमारे 3 चालान थे। फिर हम आगे बढ़े और आगे हमने उनकी डिटेल्स भर दिए। हमने उनका भरा बीएसआर कोड जो हमने पहले मेंटेन करके रखा, डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, हमने जिस दिन बैंक में ट्रांसफर किया। मैंने बोला अप्रैल का हमने 7 मई से पहले डिपॉजिट किया, तो हमने वहां पे डेट भर देनी है। चालान का हमको सीरियल नंबर भर देना है। चालान का हमने कैसे डिपॉजिट किया है, मोड ऑफ पेमेंट तो बुक एडजस्टमेंट हमको हमेशा नो ही भरना है अनटिल अनलेस वी आर फाइलिंग रिटर्न फॉर द पर्पस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद में हमने इंटरेस्ट अगर है तो भर दीजिए। हमारे पास में 99% केसेस में नहीं होता है। कौन से केसेस हैं ऑलरेडी आपके सामने डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ। फिर अदर्स, और हमारे पास में लास्ट में हमारा जो माइनर हेड होता है, मैंने आपको बताया कि आपको 200 यहाँ पर सिलेक्ट करना है जब आप नॉर्मल रेगुलर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे पेनल्टी वो आपकी क्वेरी की वजह से डाल रहे होते, आपको डिमांड आ रही होती उसकी वजह से आप फाइल कर रहे होते तो आप 400 चूज कर लेते, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 200 चूज कर लिया। आपको सबने ऐसी 200 चूज कर लेने हैं और यहाँ पर सारी डिटेल भर लेनी है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, ये सारी डिटेल भर लेती हूँ खुद से। ये हमारे पास में बीएसआर कोड होते हैं, ओके। यहाँ पे एरर बार बार आएगी क्योंकि मैं यहाँ से या तो कॉपी पेस्ट करूँ तो सही आएगा, या फिर मैं खुद से नहीं करूँ, खुद से भरूंगी तो गलत ही आएगा, क्योंकि ये हमेशा जो हमारा ये सॉफ्टवेयर है या ये हमारा पूरा प्रोसेस है, इसमें वो ऑटोमेटेड पे एप्लीकेशन जो होती है वो रन होती रहती है। एक बार यूटिलिटी अपने आप को चेक करती रहती है कि सारी डिटेल जैसे स्पेसिफाइड जो हमारे पास में डिटेल है वो सही होनी चाहिए। जैसे हमारे पेन नंबर की डिटेल जा रही है तो उसमें पहले 5 अल्फाबेट जो होते हैं वो अल्फाबेटिक होते हैं, 4 न्यूमेरिक होते हैं, फिर अल्फाबेट होते हैं। तो कुछ भी हल्का फुल्का आपने इधर-उधर कर दिया तो एरर शो करेगा, और बाद में जब आप कार की यूटिलिटी को एफबी यूटिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वो नहीं होगा, वो बार बार एरर शो करेगा। तो हमको क्या करना है, सारी की सारी डिटेल जो है वो बहुत ही ज्यादा सावधानी से भरनी है, ठीक है, बहुत केयरफुली फिल करनी है। उसके बाद हम करेंगे ये जैसे आपने तीनों चालान की डिटेल भर दी, मैंने आपको बता दिया कैसे भरनी है। फिर उसके बाद में हम इलेक्शन पे आएंगे। इलेक्शन में ये चरण में मैंने आपको बताया कि हमारे पहले जो चरण में जो थे 13 एम्प्लॉइज थे, दूसरे चरण में 12 एम्प्लॉइज थे, और तीसरे चरण में जो थे वो 11 एम्प्लॉइज थे। ऐसे बताया मैंने। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर वैसे ही फिल कर देना है। जो हमारा चलान नंबर 1 है उसमें 13 एम्प्लॉई है, यस। तो आप 13 एम्प्लॉइज की डिटेल डालेंगे, ठीक है, उनके नाम, पैन नंबर, डिटेल, उनकी ग्रॉस टोटल इनकम, उनका टीडीएस, सारी डिटेल जो हो जाएगी वो आप फिल करेंगे एम्प्लॉय कोड के साथ में। फिर दूसरा चलान था हमारे इसमें 12 एम्प्लॉइज थे, ठीक है। फिर हमारा तीसरा जो मंथ था उसमें हमारे पास में 11 एम्प्लॉइज थे। हमने जब जैसे ही हम उनको ऐड करेंगे इंसर्ट रो में तो हमारे पास में सारी व्हाइट फील्ड्स अपने आप बन के आ जाएंगी कि आपको ये सारे के सारे फील्ड्स क्या करने हैं, फिल करने हैं। इससे ज्यादा
आपको और ज्यादा मतलब उसमें स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि एक्सेल में मैम कैसे डेटा मेंटेन करें। तो एक्सेल में क्या करेंगे आप, इस तरीके से ही डेटा क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे। जो आपके पास में ये व्हाइट शीट्स आ रही हैं वो आप एक्सेल पे मेंटेन करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करेंगे। समझ रहे हैं? जी मैम, जी मैम। ओके, तो हमारे पास में फर्स्ट चलान था, मैंने आपको बोला था वहां पर हमारे पास में 13 एम्प्लॉई हैं। तो देखिए ये ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमारे पास में लाइन से आ रहे हैं, फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, तो चलान हमारे फर्स्ट चलान में 13 एंट्रीज होंगी, 13 एम्प्लॉइज की डिटेल जाएंगी। कौन से सेक्शन में भर रहे हैं आप भर रहे हैं 92A में। ठीक है, तो 92A हम ऐसे क्या करते जाएंगे, सिलेक्ट करते जाएंगे। देखो आप 13 नंबर तक पहुंचे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो भाई ये रेफरेंस नंबर जो होते हैं ये एम्प्लॉय कोड होते हैं। हाँ जी, तो चलान हमने बताया कि भाई आप फर्स्ट नंबर के चलान में आपको 13 एंट्रीज करनी है। आपने 92 सिलेक्ट कर लिया, ओके। एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर, आपको एम्प्लॉय कोड्स डालने हैं जो आपके पास में ऑलरेडी एम्प्लॉइज के आप मेंटेन करते हैं। तो आप ऐसे भी भर सकते हैं। अगर आपने आपको मान लिया आपके 4 ही एम्प्लॉय हैं, मान लेते हैं 4 ही हैं, तो आप 1 2 3 करके बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी और आपके पास में 100 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, 25-30 एम्प्लॉय हैं, ये जैसे भी आपके पास में, तो आप उनके लिए अपने पास में अपने पर्सनली डेटा में, हर बिजनेस एंटिटी अपने पास में ये डेटा मेंटेन करती है, जिसमें वो एम्प्लॉइज को डेजिग्नेटेड नंबर्स देती है या रेफरेंस नंबर देती है, या ऐसे कह देती है कि एम्प्लॉय रेफरेंस नंबर यहाँ पर लिख रहे हैं, आप बोल रहे हैं एम्प्लॉय कोड जो होता है बिजनेस एंटिटीज में, इस नाम से पॉपुलर होता है। ठीक है जी, जी मैम, जी। वहां पे इसको फिल कर देना है। यहाँ पर मैं जल्दी से बढ़ देती हूँ, 10, 11, 12, 13। ठीक है, फिर हम यहाँ पर बाद में आएंगे, तो मैम बाद में कैसे होएगा, देखो यहाँ पर 13 नहीं गया क्योंकि 13 मैंने गलत लिया था, 13 आ गया। तो हमको क्या करना है, बहुत कॉशियसली इसको पूरे डेटा को फिल करना है। अब हम जब दूसरे चलान की डिटेल डालेंगे तो मान लेते हैं हमारा 30 नंबर का जो एम्प्लॉय था वो छोड़ के चला गया था, तो हम फिर से डालेंगे हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे आप करके डालेंगे। जो आपके एम्प्लॉइज के कोड है वो प्रॉपर होने चाहिए। आपके एम्प्लॉय के कोड के साथ में आप उनके नाम डालेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको नेम ऑफ द एम्प्लॉय और सीनियर सिटीजन ये डालना है। क्यों डालना है, क्योंकि उसके हिसाब से अगर आप जो टीडीएस होता है सैलरी का वो जाता है स्लैब बेसिस पे, पता है ना आप सबको, स्लैब बेसिस पे जाता है। तो अगर आप ओल्ड स्कीम के हिसाब से आपका एम्प्लॉय आपसे रिटर्न भरवा रहा है, मतलब आपने टीडीएस डिडक्ट करवा रहा है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, उसमें सीनियर सिटीजनशिप का बेनिफिट मिलता है। न्यू रिजीम में क्या है, 115 बीएससी में न्यू रिजीम का बेनिफिट नहीं मिलता है ना। तो यहाँ पर आपको नेम ऑफ एम्प्लॉय पुट कर देना है और हमको याद रखना है समझदारी से कि भाई ये जो आप सेकंड नंबर का कोड है ना, उन्हीं का नाम आना चाहिए, उन्हीं का पैन नंबर आना चाहिए। पैन ऑफ द एम्प्लॉइज करेक्ट, नेम ऑफ द एम्प्लॉइज और सीनियर सिटीजंस एकदम करेक्ट। ठीक है, ऐसे ही आप क्या करेंगे, मैंने आपको बोला कि एक्सेल शीट पे क्या करना है, सीधे सिर्फ कॉपी पेस्ट करना होता है। और जो हमारे पास में ये व्हाइट फील्ड आ रही है, यही हमारे पास में हमको एक्सेल पे डेटा मेंटेन करना होता है। पैन नंबर फिल कर दिया, एम्प्लॉय का नाम डाल दिया, फिर डेट ऑफ पेमेंट डाल दी, पेड अप्रैल का हमने महीना डाला था, हमने 04, हमने यहाँ पर आप अब यहाँ पर मैं डालूंगी तो एरर आ जाएगा, दैट्स ओके। आप डेट डाल दीजिए, अमाउंट जो टोटल अमाउंट पेड वो आप फिल कर दीजिए, यस यस। मैम अभी आप वहाँ पे डाल रहे थे कि कौन से क्वार्टर का पेमेंट है, हाँ तो वहाँ पे आपने बोला कि मैं डालूंगा तो इधर आ जाएगा, तो मैम हमें भी पता होना चाहिए। मैं आपको बोल रही हूँ कि आप गलत इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे तो एरर आ जाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ पे जाएंगे एरर कहीं नहीं आता है। ये फॉर्म बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है और ये आपको बार बार, जैसे मैंने यहाँ पे किया क्लिक करने के लिए मैंने कुछ टाइप किया, लेकिन हमसे तुरंत एरर देखिए मुझे येलो कोड कर दिया, येलो और ऑटोमेटिकली फिल कर दिया। अब मैं करेक्ट अगर फाइल करूंगी, इसमें फिल करूंगी तो व्हाइट फिल हो जाएगी, अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ, यहाँ पर मैं आपको रेफरेंस का ये बता रही हूँ, ये ऑलरेडी मैं आपको डिटेल में जो मेंटेन करने का है कि इसमें क्या क्या चीजें कैसे कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये मैं आपको कम से कम 5 क्लासेस में बार बार बता चुकी हूँ। हमने देखा अमाउंट, टोटल अमाउंट पेड और क्रेडिटेड। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है,
अमाउंट क्रेडिट मैंने आपको ग्रॉस टोटल इनकम बनाना सिखाया था। मैं वो तो आपने बहुत डिटेल में सिखाया था। क्यों सिखाया था? वो इसलिए ही सिखाया था क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉयर होता है उसको आपको डिटेल में बताना होता है कि आपकी सैलरी की पेमेंट कितनी बनी, ठीक है, पहला। दूसरा, आपकी अगर दूसरे हेड्स ऑफ इनकम से आपकी इनकम है तो वो भी आपको यहाँ पर भरनी होती है। अब मैम यहाँ पर हमारा एम्प्लॉयर हमको पेमेंट देगा, मान लेते हैं 50,000, और हमारी जो टोटल इनकम है, ठीक है, हो सकता है ना कि आपकी टोटल इनकम जो है वो महीने की 1,70,000 है। आपका एम्प्लॉयर तो आपको सैलरी से 50,000 दे रहा है। आपकी अदर सोर्सेज से इनकम है, आपकी दूसरे हेड से आपकी इनकम है, आपकी रेंटल इनकम आती है, आपको रिलेटिव ने गिफ्ट दिया है, आपकी कोई भी इनकम हो सकती है, तो उसकी डिटेल आप क्या करेंगे? आप अपने एम्प्लॉयर को देंगे। क्यों देंगे? इसीलिए देंगे क्योंकि जो एम्प्लॉयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये होती है कि बेस्ड अपॉन ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ एम्प्लॉय यू हैव टू पे टीडीएस, ठीक है। दोबारा से मैं बताती हूँ, एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो टोटल इनकम है एम्प्लॉय की उस पर वो टीडीएस डिडक्ट करे, ना कि वो सिर्फ सैलरी पे टीडीएस डिडक्ट करे। होता ये है प्रैक्टिकल लाइफ में जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपनी टोटल इनकम कभी अपने एम्प्लॉयर को नहीं बताते। तो जो एम्प्लॉयर होता है वो हमेशा इस विजन में होता है कि जो मेरी सैलरी दे रहा था वो मैं अपने एम्प्लॉय को वही उसकी इनकम है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी मल्टीपल सोर्सेज से इनकम होती है। जो एम्प्लॉयर होता है वो बेचारा, उसके हाथ में इतना ही होता है कि वो जितनी पेमेंट दे रहा है उसके ऊपर वो स्लैब रेट के हिसाब से आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपका टीडीएस डिडक्ट करता है। बेसिकली वो कैसे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करता है, ठीक है, बेस्ड अपॉन ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। तो आपको यहाँ पर क्या फिल करना है? ग्रॉस टोटल इनकम, ठीक है, टोटल अमाउंट पेड या क्रेडिटेड। फिर उसके बाद में आ जाएगी टीडीएस, सरचार्ज और साथ में हेल्थ एजुकेशन टैक्स। सरचार्ज हमारा जैसे नॉर्मल केस ऑफ सैलरी कब जाता है बताओ तो? सारे लोग जो मेरे सामने बैठे हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि सरचार्ज जो होता है वो कब आप पे करते हैं? जब आपकी इनकम कितने से ज्यादा होती है? 1 करोड़ से ज्यादा नहीं, 50 लाख से ज्यादा, ठीक है। 1 करोड़ से ज्यादा जो होता है वो हमारे पास में वो दूसरे हम स्लैब जो सरचार्ज हो जाएगा वो 15% पे आ जाएगा। पहला सरचार्ज 50 लाख से लेके 1 लाख तक, 50 लाख से 1 लाख तक जो होता है वो 10% होता है। थैंक यू। ओके, तो हम उसके बाद आते हैं आगे। अब हमारे पास में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आया 4%, स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ, मैंने बताया आपको एनआरआई। हमारे पास में कुछ और पेमेंट्स भी होते हैं जहां पर आप एजुकेशन सेस भरते हैं। मैम कहां पर भरते हैं? देखिए ऐसा होता है, जनरली जो टीडीएस के रेट्स होते हैं वो फ्लैट रेट्स होते हैं। जो मैंने आपको शीट प्रोवाइड की है उसका फ्लैट रेट्स प्रोवाइड किए गए हैं कि फ्लैट रेट्स क्या होते हैं। फ्लैट रेट्स मैंने आपको बताया जैसे कि आप अगर किसी को इंटरेस्ट की पेमेंट करते हैं 10% टीडीएस रेट होता है, एलआईसी की पेमेंट होती है वहां पे 10% होता है, 194C की पेमेंट होती है 2% होता है, 1% होता है, 194J की पेमेंट होती है 10% होता है। तो वहां पर जो 10%, 2%, 1% जो मैं बता रही हूँ वो फ्लैट रेट है, ठीक है। सेस कहां पे जाता है? कई एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो सेस भी डिडक्ट करते हैं क्योंकि स्लैब रेट के हिसाब से टीडीएस जो होता है वहां सैलरी पे किया जाता है। लेकिन जब हमारे पास में जब लास्ट क्वार्टर होता है ना तो वहां पर आपकी एस्टिमेटेड सैलरी ना जाके एक्चुअल सैलरी पे जो आपका टैक्स बनता है उसकी डिटेल जाती है। क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वार्टर तक तो क्या होगा, आपकी एस्टिमेटेड सैलरी के हिसाब से आपकी एक्सेल शीट प्रिपेयर की जाती है, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम निकाली जाती है, आपका टीडीएस निकाला जाता है। लेकिन जो लास्ट क्वार्टर होता है ना उसमें क्या होता है कि ऑल टुगेदर पूरी की पूरी एक्चुअल सैलरी जो होती है वो हमारी पेमेंट के लिए जो एक्चुअल पेमेंट है वो जाती है, क्योंकि पूरे तीनों क्वार्टर की डिटेल एम्प्लॉयर के पास में ऑलरेडी है। तो हो सकता है कि वहां पर वो क्या करे, वो सेस आपका डिडक्ट करे और वो स्पेसिफाइड एक्चुअल सैलरी पे डिडक्ट करे, ठीक है। अब फिर उसके बाद आता है टोटल टैक्स डिपॉजिटेड, जो आपने टीडीएस डिडक्ट किया है यही टोटल टैक्स जो होगा वो डिपॉजिट होगा। फिर उसके बाद में डेट ऑफ डिडक्शन एंड डेट ऑफ पेमेंट ये जो होती है ये यहाँ पर आपको डिटेल फिर से मैं आपको बताती हूँ जो हमको क्या करना है। वहीं पर हमारे पास में ऑलरेडी चार्ट में स्पेसिफाई जो मैंने आपको अभी राउंड मार्क करके दिखाया वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। रिमार्क्स फॉर रीजंस फॉर नॉन डिडक्शन और लोअर डिडक्शन और हाई डिडक्शन। मैम ये क्या है?
एक मिनट, ये यहाँ पर एबीसी आते हैं, ये आपके पास में जब आप सिर्फ एक या दो चालान की डिटेल भरे होंगे, यहाँ पर मैं दो नहीं होगी, एक चालान में सिर्फ एक ही एंट्री होती या दो एंट्री होती, तो वहां पर ए में जैसे ही मैं आपके कर्सर पे यहाँ पर ले जा रही हूँ कर्सर, वो यहाँ पर रेफरेंस नहीं देगा कि ए का मतलब क्या है, बी अच्छा आ गया, लोअर डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर डिडक्शन 97, फिर उसका बी पे आ जाते हैं, वो बोलता है नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 97, फिर सी पे आ जाते हैं डिडक्शन ऑफ टैक्स हाई रेट ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पेन। ठीक है, क्यों है मैम ऐसा? देखिए ऐसा होता है कि जो भी जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं तब तो सैलरी तो स्लैब रेट की बेसिस पे जा रही है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हमारा ये मैंने आपको बताया कि जो हमारी आती यूटिलिटी है ये 24Q के साथ साथ में 26Q भी इसी में हमारे इंक्लूडेड है, इनकॉर्पोरेटेड है, हमारा 27Q भी है वो भी हमारे इसी में इनकॉर्पोरेटेड है, हमारे 27EQ है वो भी इसमें इनकॉर्पोरेटेड है। तो जहां पर आपका टीडीएस जैसे 1% है फॉर द पर्पस ऑफ 194C, अब अगर वहां पर ऐसा है कि वो जो डिडक्टी है वो आपको डिटेल नहीं दे पाया, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हमारी शायद क्लास सेकंड रही होगी, तब मैंने आपको बताया कि हमारी जो वहां पर अगर आपने पेन नंबर सही प्रोवाइड नहीं किया, जो कि पेन नंबर आपका लिंक नहीं है आधार से, अगर आपका पेन नंबर लिंक नहीं है आधार से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 20% के हिसाब से टीडीएस डिडक्ट करना पड़ता है, हाईएस्ट रेट जो है वो 20% हो जाता है, तो 1% जहां पर आप टीडीएस डिडक्ट कर रहे थे 194C में, वहां पर आपको क्या करना ले जाएगा, 20% डिडक्ट करना पड़ जाएगा, और वहां पर आपको ये सी वाला ऑप्शन जो है वो चूज करना पड़ जाएगा। समझा आपने को? यस मैम, यस मैम। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर पैन लिंक है समझे तो वैसे केस में ए सिलेक्ट करना ये है, सिलेक्ट करेंगे। एंड बी मैंने आपको बताया, एक मिनट जस्ट फिर से देख लेते हैं, नो डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ सर्टिफिकेट, कोई डिडक्शन नहीं हुआ 197 में तब, तो इसका रेफरेंस एक बार मैं बताती हूँ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ ए और सी ही सिलेक्ट करती आई हूँ। 197 हमसे क्या कहता है, सेक्शन 197 एक बार देख लेते हैं, सेक्शन 197 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा, ऐसा होता है कि कई सारे सेक्शंस में कई सारे असेसी के केस में जो डिडक्टी होते हैं वो कई बार ऐसा करते हैं कि भाई वो बोलते हैं कि आप हमारा टीडीएस मत डिडक्ट कीजिए। क्यों नहीं डिडक्ट कीजिए? इसीलिए क्योंकि हमारी और हेड से इनकम ही नहीं है। हमारी जो इनकम है टोटल, आपको ये तो पता है कि 2,50,000 से ज्यादा होती है हमारी इनकम, तभी हमको अपना जो टैक्स पे करना होता है, तभी हमको आईटीआर फाइल करनी होती है ना, ओल्ड रिजीम के हिसाब से। न्यू रिजीम के हिसाब से जब हमारी 3 लाख से ज्यादा इनकम होती है एनुअल, तब आपका क्या होता है, तब आप आईटीआर फाइल करते हैं। करेक्ट है? यस मैम, अभी तक तो वही था, अगले साल में 12 है ना शायद। नहीं, अभी तो हमारे पास ना अभी रिवाइज होगा, उसको छोड़ देते हैं। अभी आपकी मेंटल जो माइंड में फ्रेम्ड है ऑलरेडी, उसके रिस्पेक्ट में बात कर लेते हैं। फिर हमारे पास में रेफरेंस चेंज हो जाएगा, बट रीजन तो सेम ही रहता है। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ जो हमारे पास ऑलरेडी माइंड में सेट है, हम उसके रेफरेंस में बात कर लेते हैं। इट्स ऑल राइट। तो हमारे पास में क्या होता है कि जो ऑलरेडी जो हमारे पास डिडक्टिंग है, वो अपने पास में क्या करते हैं, वो अप्लाई करते हैं ईओ के पास, असेसिंग ऑफिसर के पास में वो अप्लाई करते हैं। जैसे बैंक में भी एप्लीकेशन आती है कि आप हमारा टीडीएस डिडक्ट मत कीजिए। कब मत डिडक्ट कीजिए? जैसे बैंक में एप्लीकेशन आती है, बैंक में लोग आप जाएंगे, आप खुद से भी ये देख सकते हैं कि जो लोग जिनका भी पेमेंट 40,000 से ऊपर होता है डिपॉजिट पर इंटरेस्ट का, तो उनका टीडीएस डिडक्ट किया जाता है 10% के हिसाब से। अब किसी की ऐसा हो सकता है ना कि किसी की इनकम ही नहीं है, उसकी सिर्फ इंटरेस्ट की ही इनकम है, और जब उसका इनकम टैक्स ही नहीं बन रहा है, तो फिजूल में उसका टीडीएस क्यों डिडक्ट कर रहे हो, है ना? जी। हेलो, तो हमें अगर उसका टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको बी चूज करना होगा। आप अगर नॉर्मल पे हैं, उसका टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, चूज ए सिलेक्ट करना पड़ेगा। और अगर आप हायर पे चूज कर रहे हैं कि आपको 20% डिडक्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सी सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197। ये 197 वही है जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि आप असेसिंग ऑफिसर को अप्लाई करते हैं ये बोल के कि भाई हमारी और कोई इनकम है ही नहीं। जब हमारी इनकम ही नहीं है और कोई, तो आप मेरा टीडीएस मत डिडक्ट करवाइए ना। तो आपको क्या देगा, वो असेसिंग ऑफिसर आपको रेफरेंस एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, उसका जो रेफरेंस नंबर होगा वो आपको यहाँ पर फिल करना है। ठीक है,
जो आपका एम्प्लॉई होगा वो आपको ये बताएगा कि भाई मेरा तो मत कीजिए ना, क्योंकि हमारा तो इनकम ही और दूसरे हेड से है नहीं, या फिर मेरी जो इनकम है वो 2,50,000 से कम है, तो आप मेरा टीडीएस मत डिडक्ट कीजिए। उसके लिए आपके पास में जो रेफरेंस नंबर होगा सर्टिफिकेट का, वो हमको यहाँ पे फिल करना है। ये रेयरेस्ट केसेस होते हैं, ये रेयरेस्ट केसेस होते हैं। हाँ जी बताइए मैम। उस केस में तो ये होगा ना कि वो सामने वाला जो है वो हमें सर्टिफिकेट देगा, हम उस बेसिस पे उसका टीडीएस नहीं काटेंगे, तो फिर ये वाला नौबत क्यों आएगी? ये नौबत इसलिए आएगी क्योंकि जब आप अपने पास में लिस्ट बनाएंगे आपके एम्प्लॉइज की और उसमें सबको पेमेंट कर रहे होंगे, तो आपको अपना 30% जो है वो एक्सपेंस डिसअलाउ तो नहीं करवाना है ना। नहीं। तो फिर उसके लिए तो आपको बताना पड़ेगा ना कि जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो और उसका एक्सपेंस आपको क्लेम करना है, तो आपको डिटेल तो देनी पड़ेगी कि जो आप पेमेंट कर रहे हो वो 100% सही है। ये थोड़ा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं, फिर से बात करते हैं। कुंदन जी, आप एज एन एम्प्लॉय सोचिए कि आप जो भी सैलरी किसी को पे करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपका एक्सपेंस है, तो आप उसका टीडीएस इसलिए ही तो काट रहे हो ना, क्योंकि आपको अपने पास में सारा का सारा एक्सपेंस क्लेम करना है। जी मैम। आप अगर एक्सपेंस क्लेम कर नहीं, मतलब आप एक्सपेंस करने का ये इतनी पूरी जो प्रोसेस आप फॉलो करवा रहे हो, एक अकाउंटेंट को पैसे दे रहे हो, एक सीए को पैसे दे रहे हो कि वो एक डेटा मेंटेन कर रहा है, एक रिटर्न फाइल कर रहा है, जैसे कि आप सारे के सारे एक्सपेंसेस क्लेम कर पाओ। अब आपका एम्प्लॉय है वो ये कह रहा है कि सर मेरा टीडीएस मत डिडक्ट करो, क्योंकि जब उसकी जो सैलरी होगी, अभी जो हमारे पास नए नॉर्म्स आ गए हैं इनकम टैक्स के, उसके हिसाब से क्या है कि आपको 7 लाख तक तो टैक्स ही नहीं लगता है। अभी तो हमारे पास अभी आपने जो आईटीआर फाइल किया होगा उसमें न्यू रिजीम में 7 लाख तक तो टैक्स ही नहीं पे करना पड़ता है ना। तो अगर आपकी एम्प्लॉय की जो इनकम है वो 6 लाख की है, जो आप पेमेंट कर रहे हो, मतलब 50,000 आप उसको मंथली दे रहे हो, 50,000 आप मंथली दे रहे हो, तो वो आप अगर एक्सपेंस क्लेम करना चाहते हो 50,000, तो आप टीडीएस को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। तो आप कैसे इस चीज को अपने सीए को जस्टिफाई करोगे कि भाई मैंने तो एक्सपेंस किया है, मेरे बैंक अकाउंट से जो पेमेंट हुई है वो एक्सपेंस में 100% क्लेम करूंगा, तो उसके लिए तो आपको यहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी ना। इसके फिर मैम ये भी हो सकता है कि वो हमें सर्टिफिकेट दे, जो एओसी उसको सर्टिफिकेट इशू हुआ है, और फिर उसके बाद जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है, एलआईसी है, ट्यूशन फीस है, वगैरह वगैरह सारे का डॉक्यूमेंट्स लेके सीए को क्लेरिफाई करें, जस्टिफाई करें कि सर वो तो वो करेगा जस्टिफाई, वो एम्प्लॉय करेगा जस्टिफाई, बदले में बोलेगा अपने लिए एक सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट देगा हमें, हम यहाँ पर बी अपने पास में टीडीएस में फॉर्म में भरेंगे बी, और साथ में उसका सर्टिफिकेट नंबर भरेंगे बस। मैम नहीं, इसका ये भी है कि आप बोल रहे हैं कि आप उसका टीडीएस डिडक्ट करो, और टीडीएस डिडक्ट करने के बाद उस वहाँ पे इसका रेफरेंस नंबर डाल के आप। अरे बाबा, मैंने तो ये बोला ही नहीं कि टीडीएस डिडक्ट करो, हम टीडीएस उसका डिडक्ट ही नहीं कर रहे, यही तो पंगा है, हम उसका टीडीएस डिडक्ट ही नहीं कर रहे, क्योंकि हमको तो यहाँ पे बताना है ना कि हमने भैया आपका टीडीएस डिडक्ट नहीं किया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कुंदन, यहाँ पर लिखा है रिमार्क्स रीजंस फॉर नॉन डिडक्टिंग और लोअर डिडक्शन, हायर डिडक्शन। आप अगर लोअर डिडक्शन कर रहे हो तो भी बताओ, हाई डिडक्शन कर रहे हो तो भी बताओ। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आप उसका डिडक्शन कर ही नहीं रहे हो, जब आप उसका डिडक्शन नहीं कर रहे हो तो आपने बी चूज कर लिया, फिर आपने इसको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी तो आपको नंबर देना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर देखिए ऊपर क्या लिखा है, सर्टिफिकेट नंबर इशूड बाय असेसिंग ऑफिसर अंडर सेक्शन 197 फॉर नॉन डिडक्शन और लोअर डिडक्शन। ये मैंडेटरी है मैम, मतलब यस मैंडेटरी है। अगर आप नो डिडक्शन करेंगे, प्लीज ध्यान से सुनेंगे, बाद में हम आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। अगर आप डिडक्शन नहीं कर रहे हैं, आपको इंफॉर्मेशन देना तो कंपलसरी है, तभी तो आप एक्सपेंसेस क्लेम कर पाएंगे ना। मैम मेरी 45,000 सैलरी है, तो अगर मेरी टीडीएस नहीं कट रही है तो वो क्या डेटा इस फॉर्म में डालना पड़ेगा मेरा? अगर आपकी 45,000 है तो जो आपकी फर्म है, जो जहां से आपको सैलरी आ रही है, उनको तो ये डालना पड़ेगा, जरूरी है उनके लिए। लेकिन क्या करती है फर्म्स, क्या करते हैं कि वो नहीं डालते हैं, ध्यान से सुने, वो लोग नहीं डालते हैं। तो उसमें अभी क्या है, अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है उसमें टेक्निकल ग्लिच यहाँ पर आई नहीं है कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको डिसअलाउ हो जाएगा। बट जो प्रोसेस है, जो हमारे पास में इनकम टैक्स लॉ है, वो यही कहता है कि वो डिसअलाउ हो जाएगा अनलेस यू हैव टू स्पेसिफाई। ये वहां पर रिपोर्ट ही नहीं करता है। आपने एक मिनट को ध्यान से सुने, आपने वो देखा है
हमारे पास में एक होता है 3CD फॉर्म। 3CD ऑडिट है। यस, तो जो 3CD होता है वहाँ पर हमारे पास में एक क्लॉज होता है कि अगर आपने टीडीएस किसी का डेटा किया है तो उसकी डिटेल लीजिए, आपने किसी का टीडीएस नहीं डेटा किया है तो उसकी डिटेल लीजिए, है ना। अच्छा हाँ, जब टैक्स ऑडिट का हम लोग एक्सएमएल बनाते हैं तो उस टाइम में ये सब पूछता है क्या? हाँ, तो वहाँ पर हमको स्पेसिफाई करना होता है। तो जो हमारा सीए है, अगर सीए चतुर चालाक है तो वो हमको बोलेगा कि भैया ये बनाओ। और कुछ जो लोग ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है आपकी ऑडिट हम कर देते हैं और हम वो सिर्फ 3 दिन में आपका ऑडिट फाइनलाइज करके खत्म कर देते हैं, जो कि नॉर्मल प्रैक्टिस होती है सीएस की। तो वो उस पर ध्यान नहीं देते, बोलते हैं ठीक है सारे एक्सपेंस क्लियर करो, खत्म करो, मैं साइन कर दिया, खत्म हो गया मैटर। और सीए को भी नहीं पता है, ये तो उससे भी ज्यादा बुद्धिमान होता है, उसको तो वैसे ही कुछ नहीं पता होता। वो 10 साल में तो सीख पाते हैं कि इनकम टैक्स के प्रोविजंस बोलते हैं। सही है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमको ना 24Q यहाँ पर हमने यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर ली। मैंने आपको बताया कि कैसे हमको डेटा सारा फिल करना है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम करेंगे क्रिएट फाइल। जैसे हम यहाँ पर ऑब्वियसली यहाँ पर हमने ये बोला है प्लीज एंटर करेक्ट 10, क्योंकि हमने अभी स्टार्टिंग में 10 ही नहीं भरा था, 10 भरा तो शायद वो कंप्लीट सही नहीं भरा था और फिर उसका हमको पेन नंबर भी देना होता है। यहाँ पर आप करेंगे क्रिएट फाइल, तो हमारे पास में 3 ऑप्शन खुल के आएंगे। उसमें हमको FVU फाइल जो हमको जिप फाइल में कन्वर्ट करके हमने रखी हुई होगी उसको अटैच करना होगा। दूसरा हमको एक पाथ जो होता है जहां पर हमने ये डेटा पूरा सेव करके रखा है, वो पाथ की हमको स्पेसिफाइड जो अपने पास सॉफ्ट कॉपी में हमने रखा है वो पाथ की लिंक देनी होती है। और तीसरा हमको फिल करना होता है, ये हमको डेटा फिल करना होता है। उसके बाद में हमारी जनरेट होती है FVU फाइल। 1 मिनट रुकते हैं और मैं आपके लिए कुछ करती हूँ जिससे आपको इसकी भी क्लैरिटी मिले। अभी हमने जितना फॉर्म सीखा उतना समझ में आया सबको? जी मैम। एक बार हम अपने पास में चलते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे और आपको और क्लैरिटी देते हैं वहां से कि हमको जो CSI फाइल अपलोड करनी होगी वो आप कहाँ से निकालेंगे। जो हमारी इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट होती है ई-फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम, वहां पर हमको लॉगिन करना होगा। ई-फाइलिंग incometax.gov.in, उस पर हम जाएंगे, उस पर लॉगिन करेंगे और हमको 10 नंबर वही हमारी आईडी होती है और पासवर्ड टाइप करके हम करेंगे लॉगिन। हाँ जी, तो हमारे पास में हमने क्या किया, यहाँ पर जैसे नॉर्मली आपके पास में यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, नीचे यहाँ पर TDS दिख रहा है। आप जब पैन नंबर से लॉगिन करेंगे ना तो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा होता है। यहाँ पर हमने TDS के लिए 10 नंबर से लॉगिन किया है तो इसलिए हमारे पास में ये दिख रहा है TDS। ठीक है, TDS में हमारे पास में डेटा आ गया। हम ई फाइल में जाएंगे, फर्स्ट डैशबोर्ड के राइट साइड में हमारे पास में ई इनकम टैक्स फॉर्म्स है, उसके नीचे हमारे पास में ई पेमेंट टैक्स। हमने क्लिक किया ई पेमेंट टैक्स, हमारे सामने खुल गया है ये पूरा ई पे टैक्स का पेज। और यहाँ पर हमारे पास में है सी चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल। देख पा रहे हैं सारे लोग? जी मैम। हाँ जी, तो यहाँ पर जो हमारे पास में चालान स्टेटस इंक्वायरी फाइल है CSI फाइल, इसको हम क्लिक करेंगे और हमारे पास में खुल जाएगा ये इनकम टैक्स का पोर्टल का वो पोर्शन जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, वहां पर जो आपने चालान डिपॉजिट किए हैं ऑलरेडी, अगेन जो आपने ऑलरेडी चालान डिपॉजिट किए हैं उनकी हमको क्या करनी है, एक फाइल डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर जैसे ही आप जो पीरियड टाइप करेंगे, मैंने आपको बोला कि हम टाइप करने वाले हैं फर्स्ट क्वार्टर के लिए। तो फर्स्ट क्वार्टर हमारा कब से स्टार्ट होता है भाई? 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो हम यहाँ पर चूज कर लेंगे 1 अप्रैल 2025 तो है अप्रैल 1 अप्रैल। चलो भाई 1 अप्रैल 2025 क्वार्टर कब खत्म होता है जल्दी बताओ? जून में हमने जून चूज किया, 25 मई जून 30 जून। ठीक है, फिल्टर चालान हमको कुछ करने की चूज करने की जरूरत है। ठीक है भाई, ये हमारे पास में चालान यहाँ पर गिवन ऑलरेडी दे रखा है, लेकिन हम उसको ध्यान नहीं देंगे। हम देखेंगे कि ये प्रोसेस क्या है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, डाउनलोड चालान फाइल कर लेंगे। हम जैसे डाउनलोड करेंगे हमारे पास में ऑलरेडी एक फाइल जो है वो CSI नाम से क्या होगा, डाउनलोड हो जाएगी। आप मेरे पास स्क्रीन में देख पा रहे हैं, ये हमारे पास में .CSI करके आ रही है, ये पर्टिकुलरली वही फाइल है। आपको क्या करना है, इसको मैं आपको वहां पर डाउनलोड पोर्शन में लेके जाऊंगी अभी, फिर भी अपने दिमाग में रखिए कि CSI फाइल जो है हमको सीधे सीधे उसी फोल्डर में ले जानी है जहां पर हमने TDS का पूरा मटेरियल रखा हुआ है। कौन सा मटेरियल रखा है मैम? एक आपने जो RPO फैसिलिटी रखी है, RPO फैसिलिटी के लिए आपने जो अपने पास में जो फाइल क्रिएट की है, जो भी अपने फाइल क्रिएट की है वो अपने पास में रखी हुई है। आपकी CSI फाइल वहीं पर ही क्या होगी, अपलोड होगी। क्यों अपलोड होगी? इसलिए क्योंकि जब आप अपने पास में
ये रिटर्न फाइल करेंगे तो जो गवर्नमेंट का डेटा होगा और जो आपने अपनी तरफ से डेटा प्रोवाइड किया है, जो भी हमने आरटी यूटिलिटी में फिल करके देखा, वो दोनों के दोनों एक बार में क्या होने चाहिए, मर्ज होके कलेक्टिव फिगर दिखनी चाहिए कि हाँ भाई गवर्नमेंट के पास जो ऑलरेडी फाइल है वो ये है, जो आपने फिल किया है वो क्रॉस चेक होकर एकदम करेक्ट है। ठीक है जी, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ डाउनलोड कर लेना है। आपने देख लिया कि यहाँ पर वो कैसे डाउनलोड कर लेना है, ये CSI फाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दोबारा बताऊं या फिर मुझे आप देखो, मुझे आइडिया मैम। मैं आपको यहीं पर एक चीज और बताना चाहती हूँ कि हमारी इनकम टैक्स ये हमने अपने पास में एनजीओ फाइल जब बना ही ली है तो हम ई फाइलिंग और देख लेते हैं यहीं से। जब वो क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करना है तो हमको क्या करना होगा, एक बार बस हमको 2 मिनट और लगेंगे और हम इसको पूरे प्रोसेस को समझ जाएंगे। ओके, तो हमने क्या नॉर्मल अपने पास में CSI फाइल डाउनलोड करना हमने सीख लिया। ठीक है, हमको क्या करना है, ई फाइल पे जाना है और हम देखेंगे अपने पास में जो 24 की हमने प्रिपेयर किया है उसको हम कैसे फाइल करेंगे। हमको कुछ नहीं करना है, इनकम टैक्स फॉर्म्स देखिए, मैंने आपको जैसे बोला था इनकम टैक्स TDS वन ऑफ द सेम थिंग। हम यहाँ पर TDS पोर्शन फाइल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे ई फाइल में इनकम टैक्स फॉर्म चूज किया, इनकम टैक्स फॉर्म्स में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म हमने चूज किया। फिर उसके बाद हमारे पास रहता है कि फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, और उन्होंने वेरियस नंबर ऑफ फॉर्म्स हमको बता दिए। कौन से फॉर्म बता दिए, ये वही डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये TDS की बात कर रहे हैं, डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स 15 CD। यहाँ पर नीचे जो लिखा होता है ना उसको हमको ध्यान से पढ़ना होता है। क्यों पढ़ना होता है मैम, इसीलिए क्योंकि जिससे for furnishing account certificate under section for provided section 107, ये देखो इनकम टैक्स एक्ट का यहाँ पर आ गया हमारे पास में डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ये हमारे पास में 26A का आ गया। एक मिनट, ये पूरी सारी की सारी डिटेल ही आ गई हमारे पास में। एक मिनट, यहाँ पर डायरेक्टली कर लेते हैं, ये आ गया डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स TDS, ये 24Q 26Q 27Q 27EC। अब हम यहाँ पर फाइल आप कर लेंगे। हमारे पास में लेट्स गेट स्टार्टेड में जैसे क्लिक करेंगे हमारे पास में ऑप्शन खुल जाएगा कि आप कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। हमने आगे प्रोसीड किया, सिलेक्ट प्लीज सिलेक्ट फॉर्म, हमने सिलेक्ट किया 24Q सैलरी का है। हमने कौन से 10 नंबर हमारे पास सामने आ रहा है, फाइनेंशियल ईयर एंड क्वार्टर हमने चूज करना है 26 फर्स्ट क्वार्टर देख लेते हैं। फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया, रेगुलर। फिर उसके बाद में अपलोड TDS जिप फाइल, हमको यहाँ पर यही फाइल क्या करनी है, वही फाइल जो हमने वहां पर क्रिएट की थी हमको यहाँ पर क्या कर देनी है, अपलोड कर देनी है, अटैच कर देनी है। और आगे जाके क्या करनी है, प्रोसीड टू E-वेरीफाई पे कर देनी है। और E-वेरीफाई आप आधार से भी कर सकते हो, फोन नंबर से भी कर सकते हो, और उसके बाद में आपकी रिटर्न सीधे सीधे फाइल हो जाएगी और इससे ज्यादा हमको कुछ नहीं करना है। एक बार मैं अपनी फाइल के लिए एक बार देखूं मेरे पास में कोई बनी पड़ी हो तो। वैसे आपको पूरा प्रोसेस समझा अपने को मैम? अभी के लिए तो समझ में आ गया, अब 15 तारीख तक देखते हैं, करता हूँ तो कहीं कुछ हो प्रॉब्लम। हाँ बिल्कुल आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो सारे स्टूडेंट प्लीज ध्यान से सुने, हमारा 24Q 26Q ठीक है, ये हमारा जैसे मैंने आपको पूरी प्रोसेस बताई है 99% सेम है। आपको कोई प्रॉब्लम आती है आप डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में एक डाउट सेशन भी अलॉट होगा, तो जो लोग रिटर्न फाइल कर रहे हो रियल टाइम में फाइल कर रहे हैं और उनको जो जो क्वेरी आ रही हो तो आप अपने पास में एरर शो करता है। जब भी आप फॉर्म को क्या करते हैं फिल करते हैं उसमें बार बार एरर शो करती है। आपको जो एरर आ रही है वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक फाइल फॉर्मेट हमारे पास में एक एक्सेल शीट 14 पे ही अवेलेबल है। जो भी हम अपने पास में फॉर्म फिल कर रहे होते हैं आरटी यूटिलिटी का, उसका हमारे पास में गवर्नमेंट की तरफ से ही एक फॉर्मेट दिया होता है, जिस फॉर्मेट में आपको कौन से कॉलम में कौन सी इंफॉर्मेशन फिल करनी है उसके लिए पूरा एक एक्सेल शीट डिटेल में आपको डिस्कशन के मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोवाइड की जाती है। आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगी। ये 5.7 जो यूटिलिटी मैंने आपको दिखाई है उसके लिए एक्सेल में आपको कॉलम वाइज कौन से कॉलम में क्या डिटेल भरनी है और कैसे भरनी है उसकी पूरी डिटेल उसमें दी होती है। तो आपको रेफरेंस के लिए मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, ठीक है जी। छोटा डाउट है, प्रोसीड टू ई-वेरीफाई करने के बाद में कुछ पेमेंट का जरूरत पड़ता है या नहीं, उसमें आपको क्यों पेमेंट करना है, आपने चलान में तो पेमेंट किया है ना। हाँ, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपने जो पूरा प्रोसेस है ना ये एक्चुअल में ई वेरिफिकेशन के लिए ही होता है। जैसे केवाईसी करते हैं बैंक में तो उसमें
उसमें क्या होता है कि आप ऑलरेडी सारी डिटेल्स दे चुके हैं, सारा डेटा गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, बस आपको क्या करना है, आप उसको दोबारा से उसको आप बार-बार जो बैंक होते हैं हर 5 साल में आपसे केवाईसी करने आ जाता है। ऐसे ही आप चालान पहले डिपॉजिट कर चुके हो, आप पहले पूरी डिटेल दे चुके हो, वो दोबारा से कंफर्मेशन ले रहे हैं आपसे, जिससे क्या होगा, आप जैसे ही ये स्टेटमेंट फाइल कर देंगे तो दूसरे लोगों को क्या हो जाएगा, क्रेडिट मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी रिटर्न फाइलिंग के बेसिस पर, आपके स्टेटमेंट के बेसिस पर क्या होगा, उनको क्रेडिट मिलेगा। तो सिर्फ कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ वैलिडेशन वेरिफिकेशन ही है और कुछ भी नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट इतना इजी है क्योंकि ऑलरेडी आप चालान भर चुके हैं, टैक्स दूसरे का डिडक्ट करके पे कर चुके हैं। मैम ये फाइल अटैचमेंट, ये कौन सा फाइल अटैच होगा यहाँ पे? ये जो हमने क्रिएट की है ना फाइल, ये 5.7 ये आरपी यूटिलिटी पे आके, ठीक है, आरपी यूटिलिटी में आप जैसे क्रिएट फाइल करेंगे, अभी हमने यहाँ पे कंटेंट भरा नहीं है क्योंकि हमको फिल फॉर्म की डिटेल्स को डिस्कस करना था। आप जैसे ही क्रिएट फाइल करेंगे, आपके पास में 3 कॉलम आएंगे। एक आपको भरना होगा CSV फाइल जो हमने डाउनलोड करने से की पोर्टल से, हेलो रिमेम्बर, ठीक है जी मैम। पहली वो भरनी होगी। दूसरा आपको अपना जो जहां पर आप ये TDS का कंटेंट कलेक्ट कर रहे हैं सारा, उसका पाथ आपको ब्राउज करके कॉपी करके पेस्ट करना होगा। उसके बाद आपकी FU फाइल जो होगी वो क्रिएट हो जाएगी। वो फाइल जब क्रिएट हो जाएगी उसको आपको जिप फाइल में कन्वर्ट करना होगा। उस जिप फाइल को ही आपको यहाँ पर अपलोड करना है। अगर 50,000 से ऊपर टैक्स हमारा नहीं बनता है तो हम सरचार्ज और हेल्थ सेस एजुकेशन जो है उसे डिडक्ट नहीं करेंगे, वो ऐड ही नहीं करेंगे उसमें। हाँ, तो उस कंडीशन पे वो कॉलम तो हम ब्लैंक छोड़ेंगे। हाँ बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, ठीक है, एक दो चलिए, ओके, सी यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू। ओके। तो